ओके जी, आइए सबसे पहले रूल्स कल पढ़ रहे थे कुछ वो कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 500 पे आइएगा, जहाँ पे हमारे पास रूल नंबर 6 है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ये रह गया था ना कल हमारा रूल। ओके जी, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि ज़बरदस्ती आपकी रजिस्ट्रेशन करवा दी जाए। होता क्या है जी, असल में होता ये है कि अगर किसी तरीके से एफबीआर को पता लग जाए कि यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड, तो फिर एफबीआर आपको एक नोटिस भेजता है कि भाईजान खुद ही शराफत से रजिस्टर हो जाए। अगर आप रजिस्टर नहीं होते तो उसके बाद फिर वो आपको 1-2 वार्निंग्स देगा और उसके बाद वो खुद ही आपको रजिस्टर कर देगा। ये बिल्कुल वैसी बात है कि अगर एक बच्चा जो कि जिसकी उम्र आपके ख़्याल में 4 साल है और उसको स्कूल में दाखिल हो जाना चाहिए, तो ज़बरदस्ती उठा के उसको स्कूल फेंक दिया जाएगा कि तुम स्कूल में रजिस्टर हो जाओ। तो इस तरह की चीज़ है। सो इफ़ अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड डज नॉट अप्लाई फॉर इट, अगर एक शख्स के ऊपर लाजिम है कि उसने रजिस्ट्रेशन करानी है लेकिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करता, द कमिश्नर में इशू अ नोटिस टू सच पर्सन, कमिश्नर फिर ऐसे शख्स को नोटिस इशू कर सकता है कि भाई तुम रजिस्टर हो जाओ। इफ़ कमिश्नर रिसीव्स अ रिप्लाई फ्रॉम द पर्सन, अगर कमिश्नर ने रिप्लाई रिसीव कर लिया, कंटेस्टिंग हिज लाइबिलिटी टू बी रजिस्टर्ड। अब कंटेस्टिंग हिज लाइबिलिटी टू रजिस्टर का मतलब ये है कि आपको जब नोटिस मिला कमिश्नर की तरफ से कि रजिस्टर हो जाओ, अब आप उसको निगेट कर रहे हैं। कंटेस्ट का मतलब होता है अब आप उसका मुखालफत कर रहे हैं, अब उसका सामना कर रहे हैं। तो होता है ना कंटेस्टिंग द इलेक्शन, तो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, इलेक्शन में सामना कर रहा है। तो भाईजान अब लाइबिलिटी का आप सामना कर रहे हैं कि भाईजान मेरा तो रजिस्टर होना बनता ही नहीं है। ही शैल पर्सनली हेयर द केस, तो फिर क्या होगा भाई, वो बंदे को अपने पास बुला लेगा, कमिश्नर कहेगा हाँ भी बताओ क्या वजूहात हैं, फिर डिस्कशन होगी वगैरह सब कुछ होगा। देन आफ्टर डिस्कशन ही में पास एन ऑर्डर फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, और अगर उसको मुनासिब लगेगा कि दिस पर्सन इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, तो एक फैसला दे देगा कि भाई इस बंदे को रजिस्टर कर दो। ओके, कॉपी ऑफ ऑर्डर शेल बी प्रोवाइडेड टू दैट पर्सन, और उसको फिर फैसले की एक कॉपी भी थमा दी जाएगी। द ऑर्डर शेल बी एंटर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम, ये जो फैसला होगा इसको कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कर दिया जाएगा। तो सिंपल बात है जी, सबसे पहले आपको नोटिस आएगा, अगर आपने नोटिस का जवाब दे दिया और कह दिया भाई मेरा तो रजिस्टर होना बनता ही नहीं है, तो वो आपको मुलाकात के लिए बुला लेगा। मुलाकात के बाद वो फैसला कर देगा कि भाई आपको कंपल्सरी रजिस्टर कर दिया जाता है। फैसले की एक कॉपी भी आपको दे दी जाएगी और इस फैसले को कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड भी कर दिया जाएगा ताकि दुनिया देखे कि भाईजान ये भाई साहब रजिस्टर हो चुके हैं। इफ अ पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द नोटिस, लेकिन अगर आप नोटिस का जवाब ही नहीं देते, कमिश्नर शैल कंपल्सरी रजिस्टर थ्रू कंप्यूटराइज्ड सिस्टम एंड विल इन्फॉर्म हिम थ्रू कुरियर सर्विस। तो ठीक है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है, तो इसीलिए आपने रिप्लाई नहीं किया, तो कमिश्नर आपको रजिस्टर कर देगा कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, सिस्टम में रजिस्टर कर देगा और कुरियर के थ्रू आपको लेटर भिजवा दिया जाएगा कि सर आप रजिस्टर हो गए हैं। अब सर कंपल्सरी रजिस्टर्ड पर्सन, क्या उसके ऊपर लॉ नहीं लगेगा या कुछ और तरीके से लगेगा? नहीं सर, अ कंपल्सरी रजिस्टर्ड पर्सन विल कंप्लाई विद ऑल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। सर उस पर पूरा कानून बिल्कुल वैसे ही लगेगा। इफ ही फेल्स टू डू सो, और अगर वो कंप्लायंस नहीं करता, द कमिश्नर में इशू नोटिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कमिश्नर नोटिस इशू कर देगा कि भाई अपने तमाम खाते लेकर आओ, एंड रिक्वायर हिम टू अपेयर इन पर्सन, और इस बंदे को भी उठा कर ले आओ, टू असेस द सेल टैक्स, ताकि इस बंदे का सेल टैक्स जो है वो पता लगाया जा सके कि कितना है। कंप्लायंस तो कर नहीं रहा, तो आप पता लगाएं सेल टैक्स कितना है। इफ लेटर ऑन, बाद में पता लगा, इट इज फाउंड दैट अ पर्सन वाज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट रॉन्गली रजिस्टर्ड ड्यू टू द एरर, बाद में पता लगा कि भाईजान कमिश्नर से भी गलती हो गई, इसको रजिस्टर करना बनता ही नहीं था लेकिन ये गलती से रजिस्टर हो गया, द कमिश्नर शैल कैंसल द रजिस्ट्रेशन टू कंप्यूटर सिस्टम, कमिश्नर फिर कोई माफ़ी नहीं मांगेगा बल्कि सिस्टम में जाके आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। नो ही शैल नॉट पे एनी टैक्स, और अब वो कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करेगा। ठीक है जी। डिफॉल्ट सरचार पेनल्टी, ऑब्वियसली कोई डिफॉल्ट सरचार पेनल्टी, बंदे का रजिस्टर होना बनता ही नहीं है तो फिर काहे, अब बच्चा है उसको पता लगा स्कूल में दाखिल करा दिया जबरदस्ती, बाद में पता लगा हो ये तो 2 साल का है भी, इसका तो रजिस्टर होना बनता ही नहीं था, तो फिर क्या होगा? क्या उससे होमवर्क चेक किया जाएगा? क्या उससे पेपर लिए जाएंगे? नहीं सर, सारा कुछ माफ, खत्म हुई बात। ओके, लेकिन अगर आपने किसी बंदे को कंपल्सरी रजिस्टर कर दिया तो वो क्या करेगा? वो 100 वाली चीज 118 की बेचेगा? बोले
अब बाद में पता लगा इस बंदे का तो इससे होना बनता ही नहीं है। अब ये 18 रुपए इस बंदे की जेब में पड़े हुए कि नहीं? हुकूमत इसके बारे में क्या कहेगी? हुकूमत कहती है ही विल ओनली पे एक्सेस टैक्स कलेक्टेड। सर ये जो आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया ना 18, ये आप हुकूमत को दे दें, ये आपका नहीं है। ठीक होगी बात? तो ये बात जरूर है कि आपने टैक्स जो है वो जरूर पे करना है हुकूमत को। ओके मेरे भाई, सब अच्छा है? चले जी, रूल्स जो करने थे कर लिए, वापस आ जाइए एक्ट के ऊपर, 2000 चैप्टर 20 के ऊपर। और चैप्टर 20 पे हम किस सफ़े पे थे? हम थे गालिबन सफ़ा नंबर 477 तो हो गया था ना, 478 पे आ जाइए, सफ़ा नंबर 478 पे आ जाए। ओ तेरी हैर, कलेक्शन ऑफ एक्सेस सेल टैक्स, क्या मतलब है इसका? एक नॉर्मल टैक्स था जो कि 18% था, एक 3% था जो कि फर्दर था, फिर एक एक्स्ट्रा टैक्स था जो कि 18% तक हो सकता है, अब ये चौथा आ गया एक्सेस सेल टैक्स। तो एक्स्ट्रा टैक्स और एक्सेस सेल टैक्स में फर्क है यार। वो उसको बुलाते हैं असगर को, नंबर है असगर का, फिर उसको बुला लें क्लास में। ओके, मिसाल के तौर पे एक भाई साहब है मिस्टर ए, इनकी एक दुकान है, चीज़ें बेचते हैं। ये भी एक भाई साहब है बी, कस्टमर है ये, इनकी भी आगे दुकान है, ये चीज़ें खरीद के जो है ना आगे किसी को बेचते हैं। एक दिन मिस्टर बी फोन पे बात करते करते मिस्टर ए के पास आए, मिस्टर ए भी किसी से फोन पे बात कर रहे थे। फोन पे बात करते करते बी ने ए को कहा कि भाईजान मुझे ना मार्कर चाहिए। उसने कहा ठीक है जी मार्कर मिल जाएगा, और अगर मार्कर मिल जाएगा तो ठीक है, मैं रजिस्टर्ड हूँ, 100 वाली चीज़ आपको दूंगा 118 की। ठीक होगी बात। लेकिन 2 मिनट के लिए मान लें कि मार्कर के ऊपर जो टैक्स है वो 10% था, है 8वें शेड्यूल के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं जिसमें चीज़ों पर रेट कम है, 10% था, लेकिन चूंकि दोनों फोन पे बात कर रहे थे बेध्यानी में 18% ही लग गया, 118, यानी कि 10 लगना चाहिए था, इजाफी 8 लग गया, तो टोटल 18 हो गया। ये भी फोन पे था, ये भी फोन पे था, दोनों ने ध्यान नहीं दिया और चीजें उठा के चला गया। अब मुझे बताइए कि जब फोन बंद होंगे और बाद में रिटर्न फाइल करने की बारी आएगी, तब मिस्टर ए को ख्याल आएगा कि यार इस 100 के ऊपर टैक्स बनता था 10 और मैंने हुकूमत को देने थे 110, सॉरी खाली 10, माजरत खाली 10 देने थे। तो ये जो 8 अब मेरे पास 8 रुपए मजीद आ गए हैं, इनका क्या करना है? ये जो 8 रुपए इनके पास मजीद आ गए हैं ना, इसको कहा जाता है कि ये एक्सेस सेल टैक्स है। दिस इज कॉल्ड एक्सेस सेल टैक्स। बात समझ आती? ओके। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या ये 8 रुपए ए के हैं, क्या ये 8 रुपए बी को वापस जाने चाहिए, या क्या ये 8 रुपए हुकूमत को मिलने चाहिए? ये एक सवालिया निशान है। पढ़ते हैं जी। अ पर्सन हु हैज कलेक्टेड एनी टैक्स, एक शख्स जिसने कोई भी टैक्स इकट्ठा किया है अंडर मिस एप्रीहेंशन, मिस एप्रीहेंशन कहते हैं गलत फहमी को। समीर एक मिनट देना। ओके, तो अ पर्सन हु हैज कलेक्टेड एनी टैक्स अंडर गलत फहमी और अदरवाइज, गलत फहमी की वजह से टैक्स हुआ ना, विच वॉज नॉट पेबल एज टैक्स, तो जो टैक्स इकट्ठा किया वो पेबल एज टैक्स तो था ही नहीं, और इज एन एक्सेस ऑफ टैक्स एक्चुअली पेबल, और ये उस टैक्स से ज्यादा है जो कि एक्चुअली पेबल है। तो सर आपका पेबल तो 10 था, आपने कर लिया 18, तो ये 8 रुपए एक्सेस हो गए। एंड द इंसिडेंस हैज बीन पास्ड ऑन द कंज्यूमर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसका जो इंसिडेंस है, इसका जो इफेक्ट है वो आगे कंज्यूमर तक जा चुका हुआ है। द पर्सन शैल पे द टैक्स टू द फेडरल गवर्नमेंट, तो फिर आप ये टैक्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को पे करेंगे। मतलब क्या है इसका? देखिए पॉइंट जरा समझे। जब ए के पास 8 रुपए एक्स्ट्रा आ गए तो ये ए 8 रुपए अपने पास रखेगा, ये भी हुकूमत को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अभी चीजें बी के पास ही पड़ी हुई है, बी ने आगे किसी सी को सेल नहीं की। अगर ये बी आगे किसी सी को ये चीजें सेल कर देता है तो फिर इसका मतलब है कि इंसिडेंस हैज पास्ड ऑन द कंज्यूमर। तो जब तक चीजें बी के पास पड़ी हैं तब तक टैक्स ए के पास पड़ा रहेगा, क्योंकि ए भी सोचेगा कल को बी आके किसी भी टाइम ये मेरे से टैक्स ले सकता है वापस। ठीक होगी बात। लेकिन अगर बी ने भी आगे चीजें सी को बेच दी हैं और बी ने भी बेध्यानी में 18 रुपए टैक्स उससे वसूल कर लिया है, तो फिर हुकूमत कहेगी ए अब तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं 60 के ऊपर,
अब चूंकि जो इसने ज्यादा टैक्स तुम्हें पे किया था वही ज्यादा टैक्स इसने आगे अपने कस्टमर से रिकवर कर लिया है, इंसिडेंस बोझ आगे ट्रांसफर हो चुका है, तुम तो ये 8 मुझे दो ना, तो ये 8 आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और फिर कहानी यहां से शिफ्ट हो गई यहां पर आ जाएगी। अब बी ने भी 10 रुपए इकट्ठे करने थे, बी ने भी 18 इकट्ठे कर लिए, अब बी 8 का क्या करेगा, बी भी वेट करेगा, बी भी वेट करेगा कहीं सी आके मेरे से लेना ले। लेकिन जिस दिन सी ने आगे डी को ट्रांसफर कर दिया, इंसिडेंस पास हो गया, फिर बी भी एक्सेस हुकूमत को दे देगा, फिर कहानी सी पे आ जाएगी एंड सो ऑन। बात समझ आई? तो अगर तो इंसिडेंस कंज्यूमर तक पास नहीं हुआ तो टैक्स आपने अपने पास रखना है, किसी भी टाइम आपका कस्टमर आपसे ले सकता है। लेकिन जिस दिन इंसिडेंस पास हो गया आगे कंज्यूमर को, उस दिन आप पाबंद होंगे ये एक्सेस टैक्स हुकूमत को देने के। अब अगली बात, वो मैं आ रहा हूं उस तरफ आ रहा हूं। ओके, हाँ बस एंड कंज्यूमर होगा तो बस ठीक है, डी ने भी कंज्यूम कर लिया ना, इंसिडेंस पास हो गया, सी ने रिकवर कर लिया, बट बस ठीक, वो पढ़ते हैं, मुझे 2 मिनट दें अभी। And the incidence has been passed on the consumer, the person shall pay the tax to the federal government. Amount payable to the federal government here shall be considered as an area of tax. अच्छा, ये जो area of tax का इसमें लिखा हुआ है ना, ये ना लॉ के अंदर बड़ा सख्त किस्म का जुमला समझा जाता है, एरियर्स, बकाया जात। ठीक है, एरियर का मतलब बड़ा सख्त किस्म का होता है कि भाईजान आपने ये टैक्स हमें पे करना है या आपके ऊपर लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाईजान जो फेडरल गवर्नमेंट को आपने इस सेक्शन के तहत एक्सेस टैक्स पे करना है ना, ये एरियर ऑफ टैक्स की हैसियत रखता है, ये बकाया जाता है जो हमने आपसे वसूल करने हैं ना। हाँ दे जरा, फिर बताते हैं हम आपको। एंड शैल बी रिकवरेबल अकॉर्डिंगली, और वैसे ही रिकवर होगा जैसे टैक्स रिकवर होता है, और इसके लिए तो भाई बंदा गिरफ्तार भी हो सकता है, सीधी सी बात है। रिफंड क्लेम विल नॉट बी एडमिसिबल। अब जरा बात को समझें, लेट्स अज्यूम कि अगर ए जो है उसने ये एक्सेस टैक्स हुकूमत को पे कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर बाद में कभी ये ए हुकूमत से ये टैक्स लेने जाएगा तो ए को तो ये कभी भी टैक्स वापस नहीं किया जाएगा, बी लेने जाएगा, बी को भी शायद वापस ना किया जाए, क्योंकि बी जो है वो कौन है, बी ने भी इंसिडेंस आगे पास ऑन कर दिया है। लेकिन शायद अगर सी जाएगा, सी के पास चीजें पड़ी हुई हैं, तो फिर सी क्या करेगा, सी जाके फिर हो सकता है हुकूमत से ले ले। ये बेसिकली ये पॉइंट होता है। अच्छा, अब साबित कौन करेगा, वही आपके वाली बात कि भाईजान पता कैसे चलेगा कि ये आगे हो गया है। द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द इंसिडेंस ऑफ टैक्स हैज और हैज नॉट बीन पास टू द कंज्यूमर शैल बी ऑन द पर्सन कलेक्टिंग टैक्स। सर ए ने साबित करना है कि बी ने आगे चीजें सी को सेल की हैं कि नहीं की। अब ये कैसे साबित करेगा, ये बात हमारे कोर्स में नहीं है। ओके, तो ए ने साबित करना है कि भाईजान चीजें अभी तक बी के पास पड़ी हुई हैं और उसने अभी तक आगे बेची नहीं है, साबित कर दें। अगर साबित कर देंगे तो हुकूमत आपसे टैक्स वसूल नहीं करेगी। लेकिन अगर यह साबित हो गया कि बी ने आगे सी को चीजें बेच दी हैं, तो फिर ए पाबंद है इस बात का कि वो हुकूमत को ये पैसे दे दे। फिर कहानी बी पे आ जाएगी, हाँ भाई बी तुमने भी तो एक्सेस टैक्स इकट्ठा किया, सर चीजें भी सी के पास पड़ी हैं, उसने आगे नहीं बेची, ठीक है। लेकिन जिस दिन सी ने आगे डी को भेज दी तो फिर बी भी टैक्स देने का पाबंद होगा हुकूमत को। ठीक होगी बात, सब अच्छा है। आपका सवाल था पता कैसे चलेगा, सर पता तो फिर ये भी नहीं चलता कि एक बंदा कारोबार कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो तो चोरी छुपे कारोबार सारी जिंदगी करता रहता है बगैर सेल टैक्स रजिस्टर किए हुए। तो इसीलिए ये बात ना हमने सोच के पढ़नी है कि आप इंशाल्लाह बड़े नेक आदमी हैं माशाल्लाह से, और आप पूरा पूरा टैक्स देते हैं, तो ये सोच के पढ़ेंगे ना तब कानून की समझ आएगी। जी, आपका सवाल क्या था? आपका सवाल ये था कि अगर सी ने आगे डी को चीज़ें सेल की हैं, जो कि डी अल्टीमेट कंज्यूमर है, उसने चीज़ें कंज्यूम कर ली हैं। देखिए, क्या सी ने एक्सेस टैक्स रिकवर कर लिया? कर लिया, सी ने कर लिया ना, सी ने डी से रिकवर कर लिया ना, डी को भी उसने 18 पे लगा के भेज दिया। अब डी ने चीज़ें कंज्यूम कर ली, अब कंजम्पशन के बाद नॉर्मली जो है ना वो टैक्स, ये इस बात की गारंटी हो जाती है कि बस ठीक है चीज़ें गई, अब चीज़ें ख़त्म हो गई। ये एक इम्प्लाइड सी बात होती है कि डी ने अगर चीज़ें इस्तेमाल कर ली हैं, खा पी ली हैं, तो बस ठीक है, अब वो पैसे हमसे वापस लेने नहीं आएगा। तो नॉर्मली जब वो आता है ना तो वो चीज़ें लेके आता है, सर ये देखें ये चीज़ आपसे ली थी, इस पर आपने टैक्स ये ले लिया था, रसीद वगैरह देते हैं, ये सारा कुछ देते हैं, तो इस पर ये वाली कहानी फिर अप्लाई होगी। ठीक होगी बात? यहां तो कोई सवाल? एक दफ़ा ये 3B सेक्शन जो है ना इसको ज़रा पढ़ लें।
ठीक है जी, चलें आगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया जीरो रेटिंग। अभी तक ये बात हम पढ़ते रहे, एक्सपोर्ट जीरो रेटेड होती है, एक्सपोर्ट जीरो रेटेड होती हैं, एक्सपोर्ट जीरो रेटेड होती हैं, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जो कि जीरो रेटेड हैं। जीरो रेटेड का फायदा क्या है, जरा गौर कीजिए। जीरो रेटिंग शख्स चीज जब सेल करेगा 100 रुपए पे, तो कितना टैक्स लगाएगा? 0। लेकिन जब इसने ये चीजें खरीदी होंगी तो हो सकता है खरीदने वाले से इसने 50 रुपए की खरीदी हो और उसके ऊपर 18% टैक्स इसने पे किया हो। ये बात तो आपको बता दी थी। ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स जो खरीद रहा है उसका टैक्स कुछ और हो और आउटपुट ज़ीरो और आउटपुट भी ज़ीरो, ये रेट डिफरेंट हो सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो 50 का 18% बनता है गालिबन 9 रुपए। ओ तेरी खैर, ये क्या हुआ? ये तो सेल्स टैक्स रिफंडेबल आ गया मेरे भाई, ये तो सेल टैक्स रिफंडेबल आ गया मेरे भाई। तो क्या मतलब है इसका, हुकूमत से ये पैसे लेने हैं? तो भाई जीरो रेटिंग का असल में ये फायदा है कि आपकी आउटपुट हमेशा 0% पे होती है, लेकिन इनपुट तो आपने पे किया ही होता है, तो वो इनपुट फिर आप हुकूमत से वापस लेते हैं, रिफंड मिलता है आपको। बेच रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। उससे टैक्स के पैसे नहीं लेगा, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 100 वाली चीज 100 की बेचेगा, जज़ाकल्लाह भाई। 100 वाली चीज 100 की बेचेगा, 118 की नहीं बेचेगा। ओके, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, फायदा उसका भी होगा और इसका भी फायदा होगा। बाकी दुनिया 118 की बेच रही होगी, कल ही 100 का बेच रहा होगा, तो लोग तो 100 की तरफ आएंगे ना, लोग क्यों 118 पे आएंगे? चले जी, लिस्ट डाउन द गुड्स विच आर चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। भाईजान ये असल में आईकैप जो है ना वो सवाल पूछता है पास्ट पेपर के, इन नाम से आते हैं तो हेडिंग में ही सवाल बना दिए गए। वो चीजें बताएं जिन पे टैक्स 0% लगता है। द फॉलोइंग गुड्स शैल बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। गुड्स एक्सपोर्टेड, सर जो भी आप चीज एक्सपोर्ट करेंगे उस पे 0% टैक्स है। तो होंडा सिविक अगर पाकिस्तान में बेचेंगे तो 18%, लेकिन अगर इंडिया में एक्सपोर्ट कर देंगे तो 0%। ओके, मोबाइल फोन पाकिस्तान में बेचेंगे आईफोन 14 प्रो मैक्स तो कितने का बिकेगा? 4 लाख जमा 18%। लेकिन अगर दुबई में फरोख्त कराएंगे तो 4 लाख जमा 0%। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स जितनी भी हैं सारी की सारी जीरो रेटेड। बात समझ आ गई? फिर है जी गुड्स स्पेसिफाइड इन 5th शेड्यूल। 5वें शेड्यूल में वो चीजें हैं, वो चीजें पाकिस्तान में कहीं पे भी बेच देंगे तो भी 0% है। आइए जरा 5वां शेड्यूल देखते हैं कि चीजों के नाम है या लोगों के नाम है। हो सकता है ना चीजें एग्जाम्प्ट हो, कुछ हो सकता है लोगों को सेल करने पे 0% हो। एग्जाम्प्ट, सॉरी गलत वर्ड मैंने यूज कर लिया। हो सकता है चीजें जीरो रेटेड हो या लोग जीरो रेटेड हो। तो कहां पे नजर आ रहा है आपको 5th शेड्यूल? सफा नंबर देखें, 493 कौन सा है? मेरे पास सफे नंबर थोड़े से गलत आ रहे हैं। 93 ही है। ओके, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? द 5th शेड्यूल, सेल टू। ये कौन होते हैं डिप्लोमेट्स? ये जितने भी आपके वुजरा वगैरह वो लोग होते हैं ना, या कोई बाहर के मुल्क से कोई वजीर वगैरह आते हैं, उनको अगर आपने कोई होंडा सिविक बेच दी ना, तो 100 वाली होंडा सिविक 100 रुपए की ही। गरीब लोग होते हैं ना, शायद ये पैसा ये अफोर्ड नहीं कर पाते टैक्स, तो इन लोगों को आपने जीरो रेटेड चीज़ें बेचनी है। तो आज के बाद अगर आप शाह महमूद कुरैशी साहब डिप्लोमेट है, डिप्लोमेट, ये डिप्लोमेट नहीं होंगे क्योंकि उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। इनके पासपोर्ट होते हैं ना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स, सुना था पीछे, सुना था कैंसिल हो गए इन सबके, पता नहीं। 12 जिनके पास भी है, चले हम मिसाल ले लेते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की, चले इसहाक डार की, नहीं वो भी हैं, वो भी हैं आसिफ जरदारी, उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स हैं सबके पास। और बिलावल भुट्टो की बात कर ले, सॉरी बिलावल जरदारी की बात कर ले यार, मतलब अजीब आदमी है तो यार। तो बिलावल जरदारी साहब के पास जो पासपोर्ट है वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, तो ये चीज़ इनको डिप्लोमेट बना देगी। तो अगर आप बिलावल जरदारी साहब को कोई भी चीज़ बेचेंगे तो आपने 18% नहीं लगाना, जीरो रेटेड। इसी तरीके से डिप्लोमेटिक मिशन, प्रिविलेज पर्सन, ये कौन होते हैं प्रिविलेज पर्सन? आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, पेपर में बस आपको ये लफ्ज नजर आ जाए तो जीरो रेटेड लगा दीजिएगा। फिर है जी सेल ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फर्दर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने कुछ जोन बनाए हुए हैं जिसके अंदर जो फैक्ट्रीज मौजूद हैं वो एक्सपोर्ट करती हैं, इसलिए उनको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहा जाता है। ऐसे जगहों पे फैक्ट्री बनाने पे हो सकता है बिजली आपको सस्ती मिले और भी बेशुमार बेनिफिट्स हो, क्योंकि लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मुल्क के लिए डॉलर लेकर आ रहे हैं।
तो यहाँ पे वो बात करता है कि अगर आपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में मौजूद लोगों को अगर चीज़ें बेच दी फर्दर मैन्युफैक्चर के लिए, तो फिर ये चीज़ें बेचना भी ज़ीरो रेटेड है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये पाकिस्तान है और इसके अंदर ये एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। आप यहाँ कहीं बैठे हुए पाकिस्तान से बाहर, सॉरी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से बाहर, अगर आपने इसमें कोई चीज़ें बेच दी और जिस शख्स को बेची उसने ये चीज़ें फर्दर मैन्युफैक्चर के लिए खरीदी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए खरीदी, यानी कि दूसरे अल्फाज में ये बंदा मैन्युफैक्चरर है, यही होगा ना। अगर ये बंदा मैन्युफैक्चरर है और आपने ये चीज़ें मैन्युफैक्चर के लिए बेच दी तो आपके लिए 0% है। और अगर यहां पर आपने एक दूसरे बंदे को चीज़ें बेची, इसको ये आगे फर्दर क्या करने लगा है, फर्दर सेल करने लगा है, ट्रेडिंग, नो मैन्युफैक्चरिंग, तो सर फिर पूरा टैक्स लगेगा। ओके, तो इसका मतलब है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग में मौजूद लोगों को अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीजें बेच दी तो ये आपके लिए ज़ीरो रेटेड है। उसने तो आगे खरीद के आगे एक्सपोर्ट कर ही देना, उसका तो ज़ीरो रेटेड है ही। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, आ जाइए वापस। तो वैसे तो फिफ्थ शेड्यूल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ 2 चीज़ें मौजूद थी। तो भाईजान जो चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे या जो चीज़ें फिफ्थ शेड्यूल में स्पेसिफाई कर दी गई हैं, इन तमाम पे ज़ीरो रेटेड टैक्स है। अगली बात जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, सप्लाई ऑफ स्टोर्स प्रोविजंस फॉर कंजम्पशन अबॉर्ड अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। ऐसी कन्वेंस जो कि पाकिस्तान से बाहर जा रही है, अगर इस कन्वेंस पे आपने कोई भी चीज़ें बेच दी जिन्होंने दौरान सफ़र कंज्यूम हो जाना है तो वो चीज़ें भी ज़ीरो रेटेड है। मिसाल के तौर पे वड्डे भाई दुबई होंगे ने, अब वड्डे भाई बैठे लाहौर एयरपोर्ट पे, जहाज़ में बैठे, जहाज़ जाने लगा दुबई, क्या जहाज़ एक कन्वेंस है? क्या जहाज़ प्रोसीडिंग टू अ डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान है? बिल्कुल है। अब वड्डे भाई को पीआईए की नहीं, सॉरी पीआई नहीं, एमिरेट्स, अल अमारात, अल अमारात, ज़रा अच्छी फ्लाइट, अल अमारात पे बैठे, अल अमारात पे बैठ के जब जहाज़ टेक ऑफ हुआ और ऊपर जाकर थोड़ा सा जहाज़ सीधा हुआ तो उनके लिए खाना आ गया। खाने में क्या होता है सर, वैसे कभी आइडिया है? तो बड़ी लेवल की चीज़ें होती हैं। वैसे जहाज़ का खाना समीर कभी खाया? जहाज़ में बड़ी लेवल की चीज़ें होती हैं। मेरी एक फ़्लाइट थी दुबई से मेलबर्न की, 14.5 के 15.5 घंटे की फ़्लाइट थी। उसमें उन्होंने 6 दफ़ा खाना दिया, हर 2 घंटे बाद कुछ खाने को ले आते थे। भाई सोया ही नहीं 14 घंटे। भाई ने कहा यार पहली दफ़ा चीज़ आई ना, मैंने कहा यार तो बड़ी लेवल की चीज़ है। आमतौर पे ना जहाज़ की चीज़ें कोई इतनी मज़ेदार नहीं होती, लेकिन वो भाई एमिरेट्स थी यार, वो था भी जहाज़, वो A380, वो जो डबल स्टोरी नहीं होता, फुल पैक जहाज़, बड़ा लेवल का खाना ले आया। मैं सोया नहीं, मैंने कहा इसके खाने अच्छे हैं, फिर दूसरा खाना ले गया, फिर तीसरा, और मैं भी 6 दफ़ा खा गया। मैं कहा यार कोई बात नहीं, खाने बड़े ज़बरदस्त। उसका यार सुबह, वो फ्लाइट थी 14 घंटे की थी, जाहिर बात है वो बीच में रात दिन सब हो रहा होता है। तो सुबह सुबह जब हुई ना को 5 बजे, तो जिस पता नहीं कहाँ पे सिंगापुर के ऊपर थे, वहाँ पे 6 बजे, तो वो नाश्ता लेके आई। यार वो नाश्ता था, भाई ने ऐसे करके ऑमलेट तोड़ा, अंदर से ऐसे चीज़ बाहर आई, ओए होए 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 लेवल। खैर बात कहाँ जा रही है, बात कहीं की कहाँ निकल गई है। तो वो जो खाना कंज्यूम हो गया, उसी की बात हो रही है ना। तो भाईजान डेस्टिनेशन फ्लाइट कन्वेंस पाकिस्तान से बाहर जा रही थी, उसके ऊपर एक कंपनी ने खाना बनाकर दे दिया और उस खाने ने फ्लाइट के दौरान कंज्यूम हो जाना है। तो जिस कंपनी ने, मिसाल के तौर पे गोरमे ने अगर जहाज पे खाना दिया और वो खाना कंज्यूम हो जाना है, तो गोरमे की ये सेल ज़ीरो रेटेड है। बात समझ आई? तो याद रखिएगा कि गोरमे अगर ऐसी कन्वेंस को खाना दे और खाने ने, आपको पता है दौरान सफर कंज्यूम हो जाना होता है, तो खाने की ये सेल, गोरमे की जो सेल है, ये ज़ीरो रेटेड है। बात समझ आ गई? अच्छा, डॉलन्स ने एक फ्रीजर दिया कि जहाज में रख लेना, जो खाना बच गया फ्रीज कर देना। अब डॉलन्स की ये सेल ज़ीरो रेटेड होगी कि नहीं? क्यों नहीं होगी सर? फ्रीजर ने कंज्यूम थोड़ी हो जाना, फ्रीजर तो दुबई पहुंच के भी वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, खाना तो गायब हो जाएगा। अच्छा, जो फ्यूल दिया जाता है जहाज को, उसके बारे में क्या ख्याल है? फ्यूल सारा खत्म हो जाएगा? होगा तो फिर जितना कंज्यूम हो जाएगा वो ज़ीरो रेटेड, जितना बच जाएगा वो टैक्सेबल। ये कहना चाह रहे हैं आप? कंप्लीट एग्जेम्प्ट होता। वो ऑब्वियस बात है कि थोड़ा सा बचेगा, अगर सारी खत्म कर देना तो ज़्यादा तो नीचे आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए सारे का सारा ही ज़ीरो रेटेड होगा।
तो सप्लाई ऑफ स्टोर्स प्रोविजन फॉर कंजम्पशन अबॉर्ड अ कन्वेंस प्रोसीडिंग टुवर्ड डेस्टिनेशन आउटसाइड पाकिस्तान। तो किसी ऐसी कन्वेंस को जो कन्वेंस पाकिस्तान से बाहर जा रही है, अगर आपने उस पर कोई भी ऐसी चीज दे दी जो कि दौरान सफर कंज्यूम हो जानी है तो वो जीरो रेट है। सर अगर ट्रेन लाहौर से तुर्की जा रही है, उस पर जो खाना होगा या उस पर कोई इस तरह की चीज होगी वो भी एग्जेम्प्ट होगी? बताएं क्यों? अच्छा, एक बंदा साइकिल पे अफगानिस्तान जा रहा है, आपने उस बंदे को खाना बेच दिया, अब बताएं। ओ मैन, अब बताएं। एक बंदा साइकिल पे कह रहा है मैं अफगानिस्तान जा रहा हूं, समीर ने सोचा चलो साइकिल पे अफगानिस्तान चलते हैं, समीर साहब साइकिल पे अफगानिस्तान जा रहे हैं, आपने समीर साहब को रास्ते में खाना बेच दिया। अब बताइए क्या ये समीर साहब को जो सेल आपने की एग्जेम्प्ट है, जीरो रेट है कि नहीं? बोले सर कन्वेंस तो कन्वेंस है भाई, कन्वेंस तो समीर साहब गाड़ी पे जाएं, बाइक पे जाएं, साइकिल पे जाएं, जीरो रेटेड। ठीक है, समीर साहब हंस रहे हैं, समीर साहब लग रहा है जिंदगी में ये काम कर चुके हैं, हंस रहे हैं, समीर साहब को कुछ याद आ रहा है। कभी वैसे इरादा किया गाड़ी पे चलें कहीं किसी दूसरे मुल्क? जी, बाइक पे टूर किया हुआ है आपने? कहाँ का टूर किया हुआ है? ओ मरी नहीं, दूसरे मुल्क का? ओ नहीं नहीं, वो कह रहा सर क्या बात कर रहे हैं, इंडिया गिराने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ बाइक पे? वो तो करीब ही है। ट्रेन के थ्रू भाई इंडिया, इंडिया से हो चुका है मेरा भाई। कहां तक गया मेरा भाई? दिल्ली तक गया है। क्या करने गया था? अच्छा, रिश्तेदार रहते हैं। किस उम्र में गए थे आप? 10-12, यानी याद तो होगा थोड़ा बहुत। सही, तो दोबारा जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ? दोबारा चले? अच्छा, बंद कर आपको बंद कर दिया था, वीजे बंद कर दिए थे? वीजे बंद कर दिए थे। नहीं, मैंने सुना रिलेटिव्स को तो मिल जाते हैं, कोई सर कोई ऑफिशियल काम हो उनको भी मिल जाते हैं, कोई रिलेटिव्स को मिल जाते हैं, वैसे टूरिज्म के लिए नहीं मिलते, टूरिज्म के लिए नहीं मिलते, वैसे मिल जाते हैं। यार एक पासपोर्ट होना चाहिए कोई जरा लेवल का, ऑस्ट्रेलियन, यूके, यूएसए का। ऐसे दिखा रहा है ठग करके एंट्री। वेस्ट इंडीज का पासपोर्ट ना $1 लाख में मिलता है। आप $1 लाख अगर वेस्ट इंडीज में फेंके ना, तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख बनता है। वो अगर आप देना तो आपको ठग करके नेशनलिटी देते हैं। 119 ममालिक में वीजा फ्री एंट्री है वेस्ट इंडीज। यार आप इजी लेते हैं वेस्ट इंडीज को, सही है कि नहीं? यार पैसे मिलाते हैं यार, कुछ करते हैं। एनीवेज छोड़े, आगे चले। तो भाईजान ये दो चीजें इफेक्टिवली, वैसे 2 पॉइंट है लेकिन इसमें 3 चीजें लिखी हुई हैं, एक्सपोर्ट्स 5th शेड्यूल और ये सप्लाई ऑफ स्टोर्स कन्वेंस वाली। आखिरी चीज तो भाई बैलेंसिंग फिगर है, हुकूमत के पास इख्तियार है। सच अदर गुड्स एज द फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो दूसरी चीजें जो कि फेडरल गवर्नमेंट कह सकती है ऑफिशियल गैजेट। अच्छा, ऑफिशियल गैजेट क्या होता है? ये वो बजट नहीं होता, बजट उसकी बात हो रही है। उसमें कोई भी चीज कह दे जो फेडरल गवर्नमेंट के भाईजान ये जीरो रेटेड है तो वो भी जीरो रेटेड है। कब कहेगी हुकूमत? Whenever circumstances exist to take immediate action for the purpose of national security, कौमी सलामती के लिए जरूरत पड़े, नेचुरल डिजास्टर कोई कुदरती आफत आ जाए, नेशनल फूड सिक्योरिटी कोई कहत साली आ जाए, इन एमरजेंसी सिचुएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स। और 2 मुल्की मुआहदा या ज़्यादा मुल्की मुआहदा, जो क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं, उसके दौरान अगर कोई भी आपको एग्जेम्पशन या जीरो रेटेड देनी पड़े तो हुकूमत दे सकती है। कोविड आया था, बहुत सी चीज़ों पे टैक्स हुकूमत ने ख़त्म करके तो 0% कर दिया था। वो बेसिकली इस पॉइंट के तहत किया था क्योंकि वो एक नेचुरल डिजास्टर था। ठीक है, इस तरह जब सैलाब आते हैं या जलजले आते हैं तो उस सूरत में भी हुकूमत जो है वो टैक्स कम कर देती है, ताकि नेचुरल डिजास्टर या नेशनल सिक्योरिटी का जब कोई मसला होता है तो फिर इस सूरत में ये काम सारे हो जाते हैं। बात समझ आ गई? और बोले ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है भाई, आई कैप ने बहुत दफ़ा ये वाला सेक्शन जो है ना वो टेस्ट किया हुआ है एज इट इज़। उसके बाद वो कहता है जी कुछ चीजें ऐसी हैं जो लगता है कि जीरो रेटेड है लेकिन वो होती नहीं है। लिस्ट द टाइप ऑफ एक्सपोर्ट्स विच आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीरो रेटिंग, या फिर एक्सेप्शंस टू अवर रूल। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि जीरो रेटिंग के दायरा कार के बाहर हैं या एक्सेप्शंस हैं। हाउएवर फॉलोइंग गुड्स शैल नॉट बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। वो कहता है कि ये जो चीजें दे दी गई हैं ये जीरो रेटेड नहीं होंगी। पहली चीज, एक्सपोर्ट्स दैट आर इंटेंडेड टू बी री इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान। ऐसी एक्सपोर्ट्स जो कि आपका इरादा है कि पाकिस्तान में वापस मंगवा ली जाएंगी। इसकी क्या एक मिसाल है? ये क्या होता है? वो कौन सी ऐसी एक्सपोर्ट्स हैं जो कि आप वापस दोबारा पाकिस्तान मंगवा लेंगे? रॉ मटेरियल, मतलब है आपने एक्सपोर्ट की कि कल को यही चीजें वापस मंगवा लेंगे। ये क्या बात हुई? ऐसा कैसे होता है कि एक चीज पहले एक्सपोर्ट करें बाद में वही चीजें इंपोर्ट कर लें? नहीं सुने अब, हमारा ब्रदर मुल्क हमारे मशरिक में वाक़ है, मशरिक इधर ही है ना,
चलेंगे इधर तो हम जा सकते हैं समीर, इधर का प्लान करते हैं सेशन के बाद, इन्होंने तो पढ़ना होगा, हम कोई प्लान करते हैं। अब मुल्क सुन के समीर भी भाग जाएगा। ये पाकिस्तान है और मशरिक में कौन सा मुल्क है हमारे? चीन। ओ केड़ा चीन? बांग्लादेश। बीच में आ गया ना इंडिया, इसलिए तो फासला बनाया मैंने, कौन सा साथ साथ बना दी? क्यों नहीं जाने देंगे, बांग्लादेश की वीजे बड़े आराम से लगते हैं। ले जी पाकिस्तान से, और ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, ऐसा हो रहा है, इजी हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको पता है फारिग हो चुकी हुई है, और वो फारिग क्यों हुई है? वो इस वजह से फारिग हुई है कि कॉटन बहुत महंगी, बिजली बहुत महंगी, तनख्वाहें बहुत ज्यादा, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा, कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है। अगर आप पाकिस्तान में, ये कपड़ों की दुकानें आपने देखी होंगी ना, मैं तो पिछले कोई 1 महीने में बहुत फिर हूं, तो मेरा तो वैसे दिमाग फार हो गया हुआ, तो अजीब अजीब कपड़े लटके होते हैं, अजीब अजीब डिजाइन उसके ऊपर बने होते हैं। तो एक दिन मैंने दुकानदार से पूछा, मैंने कहा शहजादे ये क्या है? अब वो जारी बात है वो बेगम ने लेने थे, तो मैं तो ऐवी मुंह उठा के बच्चे उठा के फिर रहा, तो मैंने वैसे मैं बोर हो रहा था, तो मैंने एक बंदे से पूछा, मैं कहा यार ये तू इतनी छोटी सी दुकान थी और इतने हैवी कपड़े लटकाए हुए? मैं कहा यार शहजादे ये क्या सीन है? कहता है भाई ये ना बड़ा हैवी सीन है। और मैं कहा मुझे भी नजर आ रहा है, ये बनते कहां से हैं, खुद बनाते हो? कहता है नहीं सर हम तो नहीं बनाते। मैं कहा ये क्या मतलब, बस खरीद के बेच रहे हो? कहता नहीं सर हम ना कपड़ा खुद लेते हैं, हम कपड़ा खुद लेते हैं, उसके बाद ना ये सारा काम ना मुझके ऊपर करवाते हैं। मैं कहा कहां से करवाते हो? कहता है सर मिला जुला रुझान है। मैं कहा क्या मतलब? कहता है सर कुछ लोग ना पाकिस्तान से ही करवा लेते हैं, यानी पाकिस्तान में भी टेक्सटाइल के लोग बैठे हुए हैं जो ये एम्ब्रॉयडरी वगैरह का ये काम करवाते हैं, कुछ लोग उनसे कराते हैं। लेकिन अब ना वो काम महंगा पड़ता जा रहा है, लोग ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, तो वो पैसे जब हमारे सूट की कॉस्ट में होता है तो सूट महंगा हो जाता है। इससे सस्ता पड़ता है, जरा सुने कहानी सुने, कहते हैं इससे सस्ता पड़ता है कि ये चीजें हम पहले बांग्लादेश भेजें और वहां पे जो टेक्सटाइल वाले लोग बैठे हुए उनसे सारी डिजाइनिंग करवाएं और फिर वापस मंगवा लें। ये हमें सस्ता पड़ता है। आप इमेजिन करें कि यहां पे कितनी सस्ती चीज होगी कि सारा ट्रांसपोर्ट का पैसा डाल के, इंश्योरेंस का पैसा डाल के, तब भी बांग्लादेश वाले पैसे हमसे इतने कम लेते हैं कि हम सस्ते में पड़ जाते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये वो चीज है जिसका जिक्र वो यहां से कर रहा है कि आपने एक्सपोर्ट्स की इस मकसद के लिए कि 15-20 दिन बाद, महीने बाद आप इसको दोबारा इंपोर्ट करवा लेंगे। तो ये वो एक्सपोर्ट्स है जिसको वो जीरो रेटेड नहीं कह रहा। बात समझ आ रही है? तो ये एक्सपोर्ट जीरो रेटेड नहीं है। अब आप अगला सवाल करेंगे सर क्या ये 18% है? मैं आपको एक ऐसी चीज बता देता हूं जो आपके कोर्स में नहीं है। उसने एग्जेम्प्ट किया हुआ है ऐसी चीजों को जो कि एक्सपोर्ट होकर दोबारा इंपोर्ट होती हैं। वो कह रहे हैं यार ये सेल है ही नहीं, ये सेल ही नहीं है, ये सप्लाई ही नहीं है। ठीक है, तो अगर सप्लाई नहीं है तो टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो उसने सारा कुछ ही फारिग कर दिया। तो फिलहाल आपने बस यहां तक रहना है कि अगर पेपर में वो कह दे कि मैंने बाहर चीजें भेजी इंटेंडेड टू बी री इंपोर्टेड, तो ये सेल ही नहीं हुई, इग्नोर कर दीजिएगा। ओके, बाद में जीरो रेट ना लगा दीजिएगा उस पर। तो ये एक्सेप्शन है जो कि लगता है कि जीरो रेट है, लेकिन ये जीरो रेट नहीं है। क्या आपको सारी कहानी समझ आ गई? क्या बात है जी, क्या बात। सभी चलने बांग्लादेश, बड़ी तरक्की की यार वैसे माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी तरक्की की उन्होंने जी। नहीं ऐसे देखें, बात यह है कि मेहनत करेंगे तो तरक्की तो होगी, सिंसियर होके मेहनत करेंगे तो तरक्की तो होगी। अब इंडिया ने कल हार्ले डेविडसन, पता है आपको, हार्ले डेविडसन की बाइक मेड इन इंडिया लॉन्च कर दिया, 2,29,000 इंडियन रुपीस की। ऐसी है। और हमारे IMF वाले आए हुए, IMF वाले आए हुए। ठीक है कोई बात नहीं, आगे चले जी। गुड्स दैट हैव बीन एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट बट आर नॉट एक्सपोर्टेड, ऐसी चीजें जो एक्सपोर्ट के प्रोसीजर में तो दाखिल हो गई हैं लेकिन अभी तक एक्सपोर्ट नहीं हुई, पोर्ट पे पड़ी हुई हैं या अभी क्लियरेंस के दौर से गुजर रही हैं, तो आप उसको अभी एक्सपोर्ट नहीं कह सकते। ठीक है, तो जब तक वो एक्सपोर्ट हो नहीं जाती, बहरी जहाज या हवाई जहाज में लग के वो चीजें चली नहीं जाती, तब तक आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कह सकते। ओके, और आखिरी बात, गुड्स दैट हैव बीन एक्सपोर्टेड टू अ कंट्री स्पेसिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। पाकिस्तान ने कहा था कि बेल्जियम में कोई भी चीज एक्सपोर्ट नहीं करनी। बेल्जियम पता ना आपको, बेल्जियम, डू यू नो बेल्जियम? बेल्जियम इज अ कंट्री। बेल्जियम में कोई भी चीजें आपने एक्सपोर्ट नहीं करनी, आपने कर दी। मैंने कहा था नहीं करनी, क्यों की? मेरी मर्जी। चल फिर कोई जीरो रेट नहीं है, पूरा 18% टैक्स देगा तू। तो अगर आपने चीजें ऐसे मुल्क में बेच दी जिस पे आपको मना किया गया है, तो फिर आपका टैक्स पूरा पे करना पड़ेगा, वो जीरो रेट नहीं है।
तो गुड्स दैट हैव बीन एक्सपोर्टेड टू अ कंट्री स्पेसिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ओके, अगली बात तो फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है। द फेडरल गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर पर्सन मेकिंग अ जीरो रेट सप्लाई। ये देखिए, जो शख्स जीरो रेट सप्लाई कर रहा है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर हुकूमत कहे तो वो कम कर सकती है। वो कह सकती है जितना इनपुट होगा ना उसका बाद 10% तुम क्लेम कर सकते हो, तुम उसका 50% क्लेम कर सकते हो, तुम उसका 60% क्लेम कर सकते हो। तो ये तो इख्तियार है भाई उनके पास, और ये किया भी हुआ एक दो जगह पे, वो छोड़े, वो आपके कोर्स में नहीं है। तो इसलिए आपको कहा था कि सेल्स टैक्स पढ़ के ना आपने किसी के साथ लड़ना नहीं है, क्योंकि आप सेल टैक्स पूरा नहीं पढ़े, आप सिर्फ 40-50% ही पढ़े। ओके, यहां तक कोई मसला? जीरो रेटिंग में कोई मसला? सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ सेल टैक्स अंडर सेक्शन 60 ऑफ द एक्ट, the federal government is empowered to prescribe any taxable goods which can be imported without payment of whole or part of sales tax। वो ये बात करता है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो कोई भी टैक्सेबल गुड्स बता दे जो कि इंपोर्ट हो सकती हैं बगैर किसी पेमेंट ऑफ टैक्स के या थोड़ी पेमेंट ऑफ सेल टैक्स के। तो ये तो इख्तियार हुकूमत के पास है ही भाई, वो जिसको जो मर्जी का है, आपको क्या, आप क्या कर लेंगे? बात समझ आती है? बोलें, सब अच्छा है? ओके, सेक्शन 5 चेंज इन रेट ऑफ टैक्स में अभी छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो वक्त है उसमें शायद ये पूरा नहीं हो सकेगा। मैं इसलिए वो वाले सेक्शंस आपको करा देता हूं जो कि कंपैरेटिवली आसान है और हो जाएंगे इंशाल्लाह। मंडे को फिर सेक्शन 5 देखेंगे। अभी आप आ जाए सेक्शन 6 पे, टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट। टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर, बल्कि छोड़ें, इसको भी छोड़ें, ये भी इसका लिंक ना उसके साथ है। आगे आ जाइए, हमने गालिबन यहां पे रिकॉर्ड्स पढ़ा था, याद है आपको? कौन से सेक्शन में पढ़ा था? सेक्शन था 22 रिकॉर्ड्स, पेज नंबर 4 देखें, 87 86 है, 487 पे हमने रिकॉर्ड्स पढ़ा था। ये सारा हो गया था ना कंप्लीट। आइए अगला पेज 488, हम टैक्स इनवॉइसेस पढ़ते हैं। टैक्स इनवॉइसेस पढ़ते हैं, हाँ ये बस रीडिंग ही है। A registered person making a taxable supply shall issue a serially numbered tax invoice at the time of supply। भाईजान, जो शख्स भी सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है और वो ऐसी सप्लाईज कर रहा है जो कि टैक्सेबल है, वो क्या करेगा? वो इनवॉइस इशू करेगा हर सेल की। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सीरियल नंबर टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। सीरियल नंबर का क्या मतलब है? अगर पहली इनवॉइस का नंबर 1 है तो दूसरी का 2, तीसरी का 3, चौथी का 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ये सीरियल नंबर होता है। ऐसा नहीं है कि पहली इनवॉइस का नंबर 1 है, दूसरी का 5 है, तीसरी का 3 है, चौथी का 10 है, पांचवी का 8 है। ये सीरियल नंबर नहीं होती भाई। तो सीरियल नंबर होती है सीक्वेंस के अंदर। तो हर पर्सन जो कि टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है उसने सीरियल नंबर इनवॉइस इशू करनी है सेल के मौके पे, और उस इनवॉइस के ऊपर क्या होगा? फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। ये जो चीजें दी गई हैं ये होंगी उर्दू में और इंग्लिश में। उर्दू और इंग्लिश दोनों में या किसी एक में? हाँ जी, किसी एक में होंगी भाई। ओके, किसी एक, सॉरी सर, या उर्दू में या अंग्रेजी में, किसी एक में तो होनी चाहिए ना। नहीं, सिर्फ उर्दू में कहां लिखा हुआ है? नहीं सर, इन उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू में या इंग्लिश में, दोनों नहीं होनी चाहिए। और क्या इनवॉइस के ऊपर होना चाहिए? नाम, पता और नंबर ऑफ वो शख्स जिससे आपने चीजें खरीदी हैं। सप्लायर वो होते हैं ना जिससे आपने चीजें खरीदी होती हैं। तो सप्लायर का नाम, सॉरी सप्लायर आप होते हैं, माजरत के साथ, सप्लायर आप होते हैं। आपका नाम, आपका पता और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर से मुराद एनटीए नंबर। नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द रेसिपिएंट। जिस कस्टमर को आप बेच रहे हैं उसका नाम, पता और रजिस्ट्रेशन नंबर। एंड इन केस ऑफ सप्लाईज मेड बाय मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर, अगर मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर सेल कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को, द सीएनआईसी और एनटीएन ऑफ सच अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर एज द केस में बी। मतलब क्या इसका? देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा समझें। बस आगे जाने की जरूरत नहीं।
ये सप्लाई चेन है। 2 मिनट के लिए जूम करें कि मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर इज अनरजिस्टर्ड, सेल टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं है। या फिर दूसरा सिनेरियो, इंपोर्टर मैन्युफैक्चरर के बजाय डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर अनरजिस्टर्ड है। ठीक होगी बात। अब यहां पे लॉ मेकर ने क्या कहा, नॉर्मली लॉ मेकर ने कहा हुआ है कि आपने 3 चीजें बतानी है, नेम ऑफ कस्टमर, एड्रेस ऑफ कस्टमर और तीसरी कैसे लिखी हुई है, नेम एड्रेस एंड हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये 3 चीजें चाहिए। लेकिन भाई रजिस्ट्रेशन नंबर तो तब होगा ना जब बंदा रजिस्टर्ड होगा। क्या ख्याल है, ये डिस्ट्रीब्यूटर तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो ये चीज तो खत्म हो गई। अब कैसे नाम और पता आएगा, नाम उसने कहा लिख दे, कुछ भी लिख दे, शौकत लिख दे, पता कुछ भी लिख दे, लाहौर लिख दे, बस खाली। इससे क्या पता लग रहा है, इससे कुछ भी पता नहीं लग रहा। तो यहां पे लॉ मेकर ने कहा कि भाई अगर ये 2 लोग, सिर्फ इन 2 की बात हो रही है, अगर ये 2 लोग डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्टली सेल करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटर अनरजिस्टर्ड होगा, तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटर का CNIC नंबर जरूर लेना है, या CNIC नहीं होगा तो कम से कम NTN तो लेना ही लेना। रजिस्टर्ड से मुराद सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, ओके, इनकम टैक्स में है। तो इनकम टैक्स में होगा तो NTN, अगर सिरे से ही नहीं है तो शनाख्ती कार्ड तो होगा ही होगा। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा यह है कि जब ये शख्स चीजें सेल करेगा ना, तो इसने ना गवर्नमेंट को बताना होता है कि मैंने इन बंदों को ये चीजें सेल की हैं। इसने इनवॉइस का ना पूरा डाटा देना होता है हुकूमत को। ये CNIC आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर का हुकूमत के पास कि इस बंदे ने चीजें खरीदी। हुकूमत 1 महीना देखेगी, अगले महीने फिर इसको सेल की होगी, हुकूमत फिर देखेगी। फिर जब तीसरे महीने हुकूमत देखेगी ना कि यार ये एक बंदा है बार बार चीजें खरीद रहा है, हुकूमत को शक पड़ जाएगा कि ये बंदा जो है ना अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, ये आगे चीजें बेचने के लिए खरीद रहा है। क्योंकि नॉर्मल बंदा इतनी ज्यादा तादाद में लाखों लेज खरीदे हुए 15 लाख रुपए के, अब आप लोग खरीदते हैं 15 लाख रुपए के लिए, पॉसिबल ही नहीं है। तो हुकूमत को पता लग जाएगा यार ये बंदा ना खाने के लिए नहीं खरीद रहा, ये बंदा आगे बेचने के लिए खरीद रहा। इस CNIC नंबर से हुकूमत को पता लगेगा, शनाख्ती कार्ड नंबर नादरा को दिया जाएगा, सारी डिटेल्स निकलवाई जाएंगे और इसके घर जाके इसको कहा जाएगा हाँ भी रजिस्टर होता है कि नहीं, तो वो रजिस्टर हो जाएगा। और यही हुकूमत चाहती थी, इसीलिए CNIC नंबर मांगा हुआ है। तो भाई यहां पर बात हो गई कि नेम एड्रेस एंड नंबर चाहिए रेसिपिएंट का, और अगर सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को कर दे तो उसका शनाख्ती कार्ड या फिर उसका NTN जो है वो हमें चाहिए। ऑर्डिनरी कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु इज बाइंग गुड्स फॉर हिज ओन कंजम्पशन एंड नॉट फॉर सेल। अच्छा ये पॉइंट ना अब ऑब्सोल्यूट हो गया हुआ है, पहले यहाँ पे लिखा ये होता था कि अगर आप किसी ऑर्डिनरी कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं तो CNIC की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन लिखी होती थी। और उस ऑर्डिनरी पर्सन की डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि ऑर्डिनरी पर्सन से मुराद ये है कि जो अपने इस्तेमाल की चीजें खरीद रहा है, बेचने के लिए नहीं खरीद रहा। लेकिन चूंकि ऊपर लॉ चेंज हो गया, अब वहां पे उन्होंने सिर्फ अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया है। ठीक है, तो अगर दुकानदार रजिस्टर्ड नहीं है, होलसेलर अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर उस सूरत में आपको ये नहीं चाहिए। तो ये अब एक्सप्लेनेशन जो है ना बस एक अल्फाज ही बनकर रह गई है, इसका मतलब अब कुछ भी नहीं है। ओके, नीचे है जी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जो इनवॉइस की इशू डेट है वो आपने देनी है। डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आपने देनी है, इंक्लूडिंग काउंट, डिनायर एंड कंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ टेक्सटाइल, यार्न एंड फैब्रिक एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। क्वांटिटी ऑफ गुड्स तो समझ आ रहा है सर, ये जब धागा आप कुछ जो धागे बेचने वाले होते हैं ना, धागे बेचने वालों की ना धागे की ना वो होती है क्वालिटी होती है, काउंट। बेसिकली आपने, मुझे नहीं पता कि कभी धागा बनते देखा है कि नहीं, इनकी ना वो लूमें नहीं होती, लूम्स जिसको बोलते हैं, लूम्स। टेक्सटाइल आपने तो देखा होगा, टेक्सटाइल में लूम्स इतनी है, लूम्स इतनी है, ये मशीन होती है। उसके ऊपर ना कॉटन को एक तरीके से रख दिया जाता है, कपास को रख दिया जाता है, उसको फिर रोल किया जाता है। वो रोल होती रहती है, हो के ना वो इतनी बारीक हो जाती है कि वो धागा बन जाता है। इस तरह करके इसका प्रोसीजर होता है। अब उसके अंदर जाहिर बात है धागा, मोटा धागा भी होता है, पतला धागा भी होता है। तो ये मोटा पतला धागा कैसे होता है, बेसिकली काउंट्स होते हैं इनके कुछ, और वो आपस में लपेट के ना कुछ करते हैं ये। तो वो देखते हैं ये काउंट्स कितने हैं, जितना मोटा धागा होगा उतने काउंट्स होंगे। अगर आप में से किसी को पतंगबाजी का शौक होगा, समीर, 7 पांडा, 8 चेन, 35 मीनार, वो 35 मीनार वो डोर होती थी जिससे हम दस्तावे उड़ाते थे, बड़े बड़े गुड्डे उड़ाते थे। आप लोगों को क्या पता, आप लोग तो बचपन में थे, हम लोगों ने तो ये काम किए में, हमने तो छतें भी टापी हुई है। तो एनीवेज, तो वो 35 मीनार वाली डोर इतनी मोटी होती थी, अगर आप 35 मीनार से एक तावा उड़ाते थे तो वो डोर आपकी ना ऐसे जा रही होती थी, यूं पहले डोर लटकी होती थी और गुड्डा ऐसे होता था यूं।
क्योंकि वो इतनी मोटी डोर होती थी, उसकी काउंट्स इतनी ज्यादा होती थी कि वो डोर हैवी नीचे बैठी होती थी। लेकिन जो वो 7 पांडा डोर जो होती थी वो पतली होती थी, क्योंकि 7 उसमें शायद काउंट होते होंगे, 7 बारीक होती थी, तो उससे बस आप ज्यादा बड़ा नहीं उड़ा सकते थे क्योंकि वो टूट जाती थी, उसमें जोर नहीं होता था। तो ये काउंट का मतलब ये होता है। क्या याद करा दिया समीर यार, डिनायर एंड का स्कूल से आगे यूनिफॉर्म बता रहे ऊपर ही, सीधा ऊपर। शाम को 7-7 8-8 बजे तक कमाल करते हैं यार आप लोग भी, मोबाइलों में जिंदगी गुजार दी इन्होंने, टिकटॉक में। इनको क्या पता, इनको क्या पता, टिकटॉक में जिंदगी गुजारने वाले लोग, व्हाट्सएप में जिंदगी गुजारने, फेसबुक वाले लोग, इनको क्या पता छतें फलांगे तो खराशें पड़ती हैं क्या होता है, छतें फलांगे साथ वाली आंटी पकड़ ले तो क्या होता है, इनको क्या पता। ओए होए होए, सड़क पे आके गिरे तो छत से डायरेक्ट ही छलांग मारने का मजा इनको क्या पता, इनको क्या पता, लड़ाई का मजा इनको क्या पता। कुछ नहीं देखा इन लोगों ने जिंदगी में। इन लोगों ने तो अभी शालमी या मोची दरवाजे की वो दुकान नहीं देखी जो कि ऐसे सजी होती थी बसंत के करीब। यार समीर आज भी मेरे, अच्छा चले छोड़े आगे चले। तो भाईजान ये तमाम चीजें हैं जो कि आपने इनवॉइस के ऊपर जो है वो मेंशन करनी होती। ओके, फिर है जी वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो ये आपको पता है 100 वाली चीज 100 आपने मेंशन करना है, अमाउंट ऑफ सेल टैक्स 18 मेंशन करना है, और वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स 118 आपने मेंशन करना है। तो ये तमाम चीजें आपने इनवॉइस के ऊपर मेंशन करनी है। द बोर्ड में स्पेसिफाई मॉडिफाइड इनवॉइसेस, ठीक है जी, एफबीआर के पास इख्तियार है कि अगर वो इनवॉइस का कोई फॉर्मेट चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। फॉर अ टैक्सेबल सप्लाई ओनली वन टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड। सर हर सेल की एक ही इनवॉइस होगी, ऐसा नहीं हो सकता एक सेल की 10-10 इनवॉइस हो, एक सेल की एक ही इनवॉइस होगी। अच्छा अगली बात अब जरा समझिएगा, देखिए डिस्ट्रीब्यूटर भी बड़ा सियाना था, उसने अपनी बजाय अपने पड़ोसी का सीनाइसी दे दिया। अब बेचारा पड़ोसी पकड़ा गया, पड़ोसी के घर बियर वाले आ गए, हाँ भाई, ओ भाई खुदा जानता है मैं तो नौकरी करता हूं भाई, आके देख लो मैं नौकरी करता हूं, मैंने कहां से 15 लाख के लेस खरीदने। खैर जब एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा वाकई यार ये तो नौकरी करता है, इसके पास कहां से आ गए 15 लाख, कुछ कुछ ऐसा चक्कर नहीं। तो बाद में पता ये, अच्छा बाद में ये किसके पास चले जाएंगे, मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर के पास चले जाएंगे जिसने शनाख्ती कार्ड दिया, हाँ भाई तूने गलत शनाख्ती कार्ड दिया, आ तुझे जेल भेजूं। कैसा हो सकता है, ये वो बात कर रहा है कि इफ इट इज सब्सिक्वेंटली प्रूव्ड दैट सीएनआईसी प्रोवाइडेड बाय द परचेजर वाज नॉट करेक्ट, पता ये लगा कि अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर ने जो शनाख्ती कार्ड दिया था ना वो सही नहीं था, लायबिलिटी ऑफ टैक्स और पेनल्टी शैल नॉट अराइज अगेंस्ट द सेलर। सर मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर को नहीं पकड़ सकते, कब, इन केस सेल इज मेड इन गुड फेथ। सर अल्लाह जानता है मुझे ये कह के गया था कि ये मेरे भाई का आईडी कार्ड है, मेरा बना ही नहीं हुआ तो हमने तो इसलिए रख लिया था। सर अल्लाह जानता है ये कह रहा था ये मेरे वालिद साहब का आईडी कार्ड है, मैंने इसलिए रख लिया था, मुझे क्या पता ये 2 नंबरी कर रहा है। अगर आपने ये बात साबित कर दी कि आपको कुछ नहीं पता था, आपने वाकई ऑनेस्टली उसका आईडी कार्ड लिया था, तो फिर आप पे कोई जुर्माना नहीं है। हाँ अगर आपने उसको कहा था यार किसी का भी दे दे यार, पड़ोसी का दे दे, अगर ये बात साबित हो गई तो फिर सर आप भी कसूरवार है। अब ये साबित कैसे होगा ये एक अलग सवाल है। ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू एन इनवॉइस। कभी शवारमे वाले ने आपको सेल टैक्स इनवॉइस दिया है, सर 100 रुपए का शवारमा 18 रुपए टैक्स 118 का शवारमा, कभी ऐसा हुआ, क्या हुआ? ओके तो बिल्कुल भाई ऐसा नहीं होता, रजिस्टर्ड बंदा ही इनवॉइस इशू करता है, अनरजिस्टर्ड इशू नहीं कर सकता। A registered person making a taxable supply may issue invoices to another registered person electronically। सर जमाना अब व्हाट्सएप का है, सर जमाना ईमेल का है, क्या हम प्रिंट आउट लेते रहे और आगे हम उसको कॉपी देते रहे। तो सर बेहतर ये है कि क्या हो, रजिस्टर्ड पर्सन जो कि टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है वो दूसरे शख्स को ईमेल भी कर सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आपने फिर इलेक्ट्रॉनिकल इनवॉइस टू द बोर्ड, एफबीआर को भी सीसी में रखना है और कमिश्नर को भी सीसी में रखना है। हर इनवॉइस की ईमेल उस बंदे को तो जाएगी जाएगी, साथ ही साथ एफबीआर और कमिश्नर को भी जाएगी। बात समझ आती है? आखिरी सेक्शन पढ़ते हैं 24 और क्लास खत्म करते हैं। रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर 6 ईयर्स, 6 साल तक आपने रिकॉर्ड रखना है। अ पर्सन शैल रिटेन रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 साल आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड टू विच दे रिलेट। देखिए ये बात समझिएगा, टैक्स पीरियड सेल टैक्स में 1 महीने का होता है। मिसाल के तौर पे आपका टैक्स पीरियड था जनवरी 2023, अब टैक्स पीरियड 31 जनवरी 23 को खत्म हो गया, इसके 6 साल कब पूरे हो रहे हैं, 31 जनवरी 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो 31 जनवरी 29 तक आपने इस 31 जनवरी 23 के रिकॉर्ड रखने। फिर आपके पास आ जाएगा फरवरी 23। फरवरी 23 का रिकॉर्ड कब तक होगा जी, 28 फरवरी 23, सॉरी 29 माजरत,
फिर 31 मार्च आ जाए, मार्च 23 आ जाएगा इसका रिकॉर्ड, 31 मार्च 29 एंड सो ऑन। इसका मतलब यह है कि हर एक एक महीने के साथ साथ पिछला एक एक महीने का रिकॉर्ड जाया करते जाए, यही होगा ना। तो यहां पे वो ये बात कर रहे हैं कि आपने जो रिकॉर्ड रखना है वो टैक्स पीरियड खत्म होने के बाद 6 साल तक रखना है। जहां पे टैक्स पीरियड खत्म हो रहा है तो 6 साल तक है, तो इसका मतलब है टैक्स पीरियड महीने का है, तो हर महीने बाद एक एक महीना आप जाया करते जाएंगे। अब ये 31 जुलाई आएगी, 31 जुलाई 23 आएगी, तो कौन सा बनेगा? गालिबन 31 जुलाई 17 का रिकॉर्ड आप जाया कर सकते हैं, 6 साल ही बनते हैं ना, 31 जुलाई 17 का रिकॉर्ड आप जाया कर सकते हैं। या फिर अगर फैसला चल रहा है तो फिर तो ताहयात रखने पड़ेंगे आपको भाई, जब तक फैसला नहीं होता अदालत में तब तक आप यही काम करते रहेंगे, रिकॉर्ड संभाल कर रखेंगे। कोई सवाल? चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।